नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स की हमारी एक क्लास हमने ये सीरीज शुरू की थी। माफी चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा अपडेटेड के हिसाब से थोड़ा सा लेट चल रहा हूं, लेकिन होगी ये सीरीज पूरी, है ना। आपको तरीके से चीजें, अगर आपने एक बार इसको देखना शुरू कर चुके हैं तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि ये सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी या नहीं। ये सीरीज प्रॉपर ऐसे ही कंटिन्यूअस चलेगी, है ना। आपको इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से फॉलो करते रहिए। आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रश्नों का स्तर, प्रश्न किस बेहतरीन तरीके के मैं कराता चलता हूं। साप्ताहिक चालीसा की इस क्लास में हम जिस भी हफ्ते से, जैसे ये 20 मई से 26 मई तक के 7 दिनों के बेहतरीन 40 सवाल या 40 से कुछ कम भी, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको लेकर हम चलते हैं, उनको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। उन घटनाओं को प्रश्नों के माध्यम से, घटनाओं का पूरा कवरेंस इस क्लास में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी अवश्य साझा कर दिया करिए, ताकि अच्छी चीजें सभी को मिलती रहे। चलिए, तो ये हमारा 20 मई से लेकर 26 मई तक का करंट अफेयर्स है। देखते चलते हैं घटनाओं और प्रश्नों के माध्यम से क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इस हफ्ते में रही। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMC, ठीक है, IMEC आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक प्रस्तावित पारगमन नेटवर्क है। पारगमन मतलब इधर से उधर जाने का एक नेटवर्क क्षेत्र है, जिसका लक्ष्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी आगे मैप के माध्यम से भी डिस्क्रिप्शन में हम इसको समझ लेंगे। IMEC की स्थापना के लिए नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में संबंधित देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी फैक्ट सही है। क्यों? क्योंकि भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा जो ये है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, 3 इसमें स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन कवर हो रही है, भारत मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कब किया गया है या इसका विचार कब आया है? तो G20 में, जो भारत ने 2023 में G20 की मेजबानी की थी उसके दौरान। तो दोनों फैक्ट सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आप देखिए इमेज के माध्यम से, ये है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे का संभावित रूट। ये हो सकता है मुंबई पोर्ट से दुबई को हम कनेक्ट करेंगे। दुबई या बाबे मंडप पोर्ट यहां पड़ता है, इसकी ओमान के नीचे जो उसकी खाड़ी है ओमान की, वहां बाबे मंडप पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। फिर ये पूरा जो अरब प्रायद्वीप है इसमें बाया रोड और रेल कनेक्टिविटी रहेगी, और उसके बाद फिर ये मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर में पहुंचते हुए हम यहां इटली और पूरा यूरोप से कनेक्टिंग रखेंगे। तो ये 4 इसके मेन स्टेप्स होंगे। तो भारत मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं, है ना, यूरोप नाम, इसलिए इसको जो है हम ये नाम दे रहे हैं। और इसका इन्होंने ये दे रखा है अरब नॉर्थ कॉरिडोर कह रहे हैं इसका, अरब से लेके यूरोप तक के कॉरिडोर को नॉर्थ कॉरिडोर, ये वाला ईस्ट कॉरिडोर है इसका, भारत से अरब खाड़ी तक का। चलिए, खैर, तो पहले दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। हाल ही में UAE के साथ वार्ता संपन्न की है। इस वार्ता में प्रमुख शिपिंग हब्स जो है, मतलब वार्ता इस पे दर बदर चल रही है, लेकिन ये चर्चा में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, तो आपको पता टर्म होनी चाहिए। यह एक प्रस्तावित पारगमन नेटवर्क है। आपको प्रश्न में क्या स्टेटमेंट मिलेगा? स्थापना कब की गई, शुरुआत कब की गई, यह आपको पता होना चाहिए। G20 सम्मेलन 2023 के दौरान इसमें रेल, रोड, शिप टू रेल, सड़क परिवहन मार्ग और अन्य पारगमन नेटवर्क निर्माण शामिल है। IMEC की स्थापना के लिए नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मन, इटली, सऊदी अरब, UAE और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो इसमें अमेरिका भी शामिल है। किस स्वरूप में, वो अभी आगे देखने वाली बात होगी जब ये फाइनलाइज होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट्स, है ना, व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचाने जा सकने वाली अन्य विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। भाई, मेरे व्यक्तिगत अधिकार क्या है? मेरी आवाज है, मेरी आंख की पुतली है ना, मेरा फिंगरप्रिंट है, ये सब मेरे व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनैलिटी राइट है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट्स को भारत के संविधान में स्पष्ट रूप, क्या आपने सुना है? नहीं।
ये न्यायिक व्याख्या का एक भाग है, न्यायिक व्याख्या में इसका जन्म हुआ है। तो ये जो आपका व्यक्तित्व अधिकार है ये भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है ना। ऐसे सिंपल फैक्ट हैं लेकिन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, ये न्यायिक व्याख्या का भाग है, ना कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका एक और केवल एक, सत्य हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार को सुरक्षा प्रदान की है। इसमें कई हैं, एक केस जो है एक अमिताभ बच्चन जी ने किया है, एक अनिल कपूर साहब ने किया है, जैकी श्रॉफ साहब ने किया है, ये कई केस हैं। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं, ई कॉमर्स स्टोर, एआई चैटबॉक्स आदि को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने को प्रतिबंधित किया है। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में, व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचाना जा सकने वाली, जैसे हाई अमिताभ बच्चन की आवाज है तो उसको आप अदरवाइज कहीं यूज नहीं कर सकते, ये व्यक्तित्व अधिकार है। ठीक है, और ये बेसिकली किसके अंतर्गत आएगा? देश में किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकार या उसके संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, यही स्टेटमेंट था, तो हमने गलत किया था। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। भाई मेरी आवाज मेरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है तो संपत्ति हो गई। ये मेरी निजता है कि मैं किसको अपनी आवाज के लिए बोलूं, किसको ना बोलूं, ये निजता हो गई। ठीक है, निजता का अधिकार क्या है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली वर्णित नहीं है, पर आर्टिकल 21 के तहत इसको संरक्षित माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित ना करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निजता का अधिकार आर्टिकल किसके तहत है। आर्टिकल 21 एक ब्रॉडर स्वरूप धारण किए हुए है। यदि परीक्षा में आपको कभी कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जो किस आर्टिकल से कनेक्टेड है आप ना बता पा रहे हो, तो आप निजता को टिक कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी कि निजता के हिसाब से है। ठीक है, चलिए। और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस के पुट्टास्वामी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है न्यायिक इसकी व्याख्या की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सही कूट को चुनिए। क्या सही कूट है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। अभी भारत में स्टारलिंक कहीं भी शुरू नहीं की गई है। स्टारलिंक क्या है, चलो भी उसके माध्यम से समझेंगे। स्टारलिंक स्पेसएक्स के सैटेलाइट नेटवर्क का नाम है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क साहब की कंपनी है स्पेस एक्स। उसका एक सैटेलाइट नेटवर्क है। अभी आपको सारी चीजें समझा दूंगा। यह दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करता है। यह लियो निम्न भू ऑर्बिट में संचरण करेगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली, इंडोनेशिया के 4 द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बैक, इसी क्रम में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। स्टारलिंक स्पेसएक्स के सैटेलाइट का नाम है। यह दूर दराज के इलाकों में सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। यह निम्न भूकक्षा लियो में उपग्रहों का एक समूह है। देखो होता क्या है, अर्थ के जो ऑर्बिट है ना, अर्थ ऑर्बिट है, मैं आपको समझा देता हूं। ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। तो अर्थ के कई ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिटेड, मियो है और फिर जियो है ना। तो ये हाइट के हिसाब से है और हाइट के हिसाब से ही इनकी कवरेंस इत्यादि इत्यादि चीज पता चलती है। तो है क्या, इसमें जो आपकी लियो है वो सबसे निचली कक्षा होती है जिसमें आसानी से जो है उपग्रह भेजे जा सकते हैं। जिस भी एरिया का, उस छोटे एरिया के लिए छोटे उपग्रह के माध्यम से काम चल सकता है। आसान भाषा में आप इसको अभी इतना ही समझिए। स्टारलिंक एक उपग्रह का उपयोग अवधि लगभग 5 वर्ष है। यह उपग्रह निम्न भूकक्षा 550 किलोमीटर मतलब मैक्सिमम हाइट 550 किलोमीटर में परिचालन है। यह व्यापक कवरेज के साथ तेज गति से इंटरनेट प्रदान करते हैं। ध्यातव्य है, अब देख लो, मोटा मोटा समझ लो, इंटरनेट अभी तक आपको जो मिलता है ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से इंटरनेट मिलता है, लेकिन इंटरनेट अभी तक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट नहीं मिलता है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से इंटरनेट मिलता है। देसी भाषा में मैं कहूं तो भाई साहब तार से बिजली मिल रही है। अब बिजली ऐसी आ गई, ऊपर से सीधे आसमान से कैच करो, ओ हो ऐसे ही इंटरनेट हो गया। मतलब इंटरनेट के विषय में मैंने ये बताया।
इंटरनेट अब तक केबल्स के माध्यम से आप तक पहुंचता। आप कहोगे सर वाईफाई है तो वो भी तो टावर लग रहे हैं, उन टावरों में भी तो वो कनेक्ट है क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के तार। तो अब जो सीधे आपको मिलेगा वो उपग्रह के माध्यम से मिलेगा, मतलब इंटरनेट की स्पीड और उसकी व्यापकता सर्वत्र एक सी होगी इस उपग्रह इंटरनेट के माध्यम से। सबसे बड़ा लाभ इसका यही है। ध्यातव्य है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसी तरह का कोई केबल या फाइबर की जरूरत नहीं होती है जो सामान्यतः होती है। इसके विपरीत इसमें एंटीना के माध्यम से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे टीवी को हम सिग्नल बेसिकली प्राप्त करते हैं। इसी खास विशेषता के चलते दूर दराज के इलाकों के लिए भी उपयोगी है। कैसे काम करेगा? जमीन पर ग्राउंड नोड्स के अलावा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, केवल जो कनेक्टर होंगे जमीन पर वो चाहिए होंगे। पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में सुविधा मिलेगी, स्पेक्ट्रम की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि मिलीमीटर वेव लाइट ये समझ लीजिए बस केवल, है ना, हाई बैंडविड्थ का कवरेज होगा क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सीधे सैटेलाइट और सीधे सैटेलाइट की छतरी लगा के जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, यही इसमें है। तो यही है, कहां हुआ है ये याद रखना, कहां हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में, अगर भारत में होती बड़ी घटना होती, इंडोनेशिया में हो रही है। और स्पेस एक्स का जो है सैटेलाइट नेटवर्क है स्टारलिंक, ये याद रखना, लियो में स्थापित है, ये जरूर याद रखना, विशेषतः यूपीएससी वाले जो पेपर दे रहे हो वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण सवाल, है ना, ऐसे फैक्चुअल सवाल यूपी पीसीएस का प्राय नेचर रहा है पूछने का। चलिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ये कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके नीदरलैंड में, है ना। कहां? हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 को नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव लगभग ना के बराबर हैं। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जा रहा है कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होगा। इस पे काम शुरू हो गया है। 13 से 15 मई रॉटरडम में नीदरलैंड्स में जो है इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन नीदरलैंड की सरकार की साझेदारी सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा किया गया। इसमें भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, किसने? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक इंडियन पवेलियन स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना था कि भारत क्या काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? GH2 क्या है? ये GH2 नीचे है, क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उत्पादित हाइड्रोजन को ही ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। भाई ग्रीन हाइड्रोजन किसको कह रहे हैं? वो हाइड्रोजन जो हम जल के अणु से ही, क्योंकि जल में क्या है? H2O है, तो जल से ही जो है हम हाइड्रोजन अलग कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अलग कर ले रहे हैं। इस प्रकार बनी ऑक्सीजन को हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन ऑक्सीजन कह रहे हैं। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या कि ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, भाई हो सकता है आपको प्रश्न लग रहे हो केड़े हैं, लेकिन इस कक्षा का उद्देश्य ही यही है कि करंट अफेयर्स का जो हुआ आपको परीक्षा, विशेषकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में डराता है। ये क्लास अगर आप करते रहोगे कंटिन्यूअसली, इसका पीडीएफ डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाता है आपको, तो आपका करंट अफेयर्स वाला खराब खतरनाक क्वेश्चन वाला हुआ धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि हर क्लास में हर हफ्ते में मैं लगभग 1-2 सवाल मैप के लाता हूं ताकि आपका मैथ स्ट्रांग होता रहे। तो ये सब चीजें मैं करता हूं ताकि आपकी जो है अच्छी चीजें स्ट्रांगनेस बनी रहे। चलिए, प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष संस्थान द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका नासा द्वारा। क्या है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब ये आपकी पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जो है एक नया हम जो है मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है प्री फायर। हम नहीं, नासा लॉन्च कर रहा है, ठीक है। ये है प्री फायर ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट ऑन ए पोलर जर्नी, मतलब 2 सैटेलाइट है, एक उत्तरी ध्रुव का, एक दक्षिणी ध्रुव का। नासा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा 22 मई को पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्री फायर मिशन लॉन्च करेगा, है ना। तो हाल
फिलहाल में 22 मई को लॉन्च हुआ है। मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। बहुत से इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा आर्कटिक कौन सा अंटार्कटिक। देखो भाई दो है, एक आर्कटिक है, अंटार्कटिक, दोनों में से भारी कौन सा है, आर्कटिक के अंटार्कटिक। सर अंटार्कटिक भारी है, भारी था भाई साहब, खिसक के नीचे आ गया, ये रहा अंटार्कटिक। याद करने के लिए बता रहा हूं, हल्का वाला आर्कटिक है, शब्दों के उस पे आर्कटिक ऊपर है, याद रह जाएगा, आपको भूलोगे नहीं। प्री फायर मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में से अंतरिक्ष में निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा और जलवायु परिवर्तन पर इसकी जांच करना है। बेसिकली कि एनवायरमेंटल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इस मिशन की सफलता से ध्रुवीय बर्फ के नुकसान और समुद्र स्थल में जो वृद्धि हो रही है, ये सब कार्यक्रम जो हो रहे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगली घटना देखते हैं। कृत्रिम, निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए दुनिया का पहला प्रमुख कानून यूएसए ने बनाया है। नहीं, कौन बना रहा है, यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है ना। इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि दुनिया में पहली बार कोई सरकार एआई को रोकने के लिए या एआई के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कोई कानून बना रही है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है, वो कौन है, आपकी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। यह कानून एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन अनुप्रयोगों को प्रतिबंध लगाता, मतलब ऐसा नहीं कि एआई साली बंद कर दी, अरे लल्ला डिब्बा बंद करके रख दे, ऐसा नहीं है। एआई का जो निगेटिव इंपैक्ट है, जो उससे निगेटिव को प्रभाव हो रहे हैं, है ना, उन पर, उन अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है जिनको उनके जोखिम स्तर के संदर्भ में अस्वीकार्य माना जाता है ना। तुम एआई से उससे कह दो भाई से युद्ध लड़ेगा, रोबोट पकड़ के तुम्हारी गर्दन खचाक कर दे, तो उस चीज में उसको रोका जा रहा है, सामान्य कामों के लिए नहीं। तो स्टेटमेंट दो सही है, एक गलत है, वही पूछा है सही कौन सा, ये तो यूरोपियन एआई एक्ट रेगुलेशन कौन लागू कर रहा है, यूरोपीय संघ। तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यही है। ठीक है, चलिए, कानून बनाने वाला पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया है। एआई अधिनियम उस पर आधारित है, और जो है ये अधिनियम एआई के अनुप्रयोगों को 3 जोखिम श्रेणियों में, पहला ऐसा जो सब डिटेल दी गई है, उतना आपका जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक में स्थित एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एशियाई हाथियों के पर्यावास के रूप में जाना जाता है। अब देखो, आपको क्या क्या यहां से समझना है, क्या क्या यहां से देखना है, ये देखते चलो। यह अभ्यारण्य में 200 वर्षों के बाद श्रीलंकाई गोल्डन बैंडक मेढक को देखा गया है। यह बात बिल्कुल सही है, ये इसी के चक्कर में जो है चर्चा में है। और श्रीलंकाई गोल्डन वो मेढक है, तो ये कहां है, ये पड़ता है आपका, जहां तक मैं हूं, आंध्र प्रदेश में, कौंडिन्य। ठीक है, चलो। पलार नदी की सहायक नदी कौंडिन्य और केगल इससे होकर बहती हैं, तो सिंपल फैक्ट है, कौंडिन्य इसीलिए नाम पड़ा होगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये देखो, वैसे भी देखो, एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। क्या कर्नाटक में एकमात्र वन्य जीवी अभ्यारण्य होगा, और भी है ना, तो एकमात्र नहीं होगा। और हाथियों के पर्यावास, आप देख लो, इसको समझ लो। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के शोधकर्ताओं ने 200 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश के कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन बैग्ड मेढक हिलाराना ग्रेसिसिस को फिर से देखा। तो देखो भाई, ये प्रजातियां में इसलिए कोई ना कोई एक सवाल लेके आता हूं हर हफ्ते आपसे कहता हूं कि यूपीएससी का जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। कुछ नहीं तो कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले कहां है, तो करंट अफेयर से कनेक्टेड है, ज्योग्राफी का भी सवाल बन जाएगा। ऐसे सवाल के आने की संभावना ज्यादा होती है जिसके डायमेंशंस एक से ज्यादा होते हैं, जो एक से ज्यादा डायमेंशंस कवर कर रहा होता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर कुलप्पन इस श्रेणी में है। आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य, ध्यान रखना एक्सट्रीम है लेकिन है। ठीक है, हाथियों के पर्यावास के लिए भी जाना जाता है, तो कौंडिन्य, ये थोड़ा सा डिटेल याद रखना। पलार नदी जो है यहां से होकर बहती है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव। मैंने जब आपको आरओ की जनवरी फरवरी में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको चीख के कहा था कि प्रोजेक्ट उद्भव बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं सवाल क्यों नहीं पूछा, अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। प्रोजेक्ट उद्भव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के
बीच एक सहयोग है। याद रखना भारतीय सेना के साथ कौन है? यूएसआई है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इसके साथ में है, भारतीय सेना के साथ है। क्या इसे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान लॉन्च किया गया? दोनों कथन सही हैं। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण करना है। नाम से क्लियरेंस लो, उद्भव मतलब जो हमारी सैन्य क्षमता है, जो हमारे सैन्य तौर तरीके हैं, वो प्राचीन भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में किस तरीके से थे, उसको अन्वेषण करना, उसको खोजना, उसको वर्तमान के साथ जो है कनेक्ट करना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं प्रोजेक्ट उद्भव के। तो क्या हो जाएगा? सभी सही हैं, है ना। इसको देख लो, ए जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई, इसको जरूर याद रखना मेरे दोस्त। उद्भव स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिलिट्री सिस्टम, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक थॉट्स एंड स्टेट क्राफ्ट, इसके विषय में यह है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भारतीय सामरिक संस्कृति में ऐतिहासिक पैटर्न सम्मेलन पर खुलासा किया कि भारतीय सेना अपने प्रोजेक्ट उद्भव के तहत वेद पुराणों और महाभारतों से युद्ध रणनीति की खोज कर रही है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इनका सहयोग है। भारतीय सेना के विरासत महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण करना, जो आधुनिक सैन्य रणनीतियों के लिए लाभ पहुंचा सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकते हैं। समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ सदियों पुराने ज्ञान को एकीकृत करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL सम्मान मिला है? तो ऐसे खूब सम्मान चर्चा में रहते हैं। किसे मिला है? ये मिला है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को। क्या है ये देख लीजिए, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा टर्मिनल 2 का इमेज है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा लिमिटेड को लैंडफिल शून्य अपशिष्ट में सम्मान प्रदान किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो है ये दिया है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने दावा किया है कि यह अपने मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसमें 100% प्लास्टिक कचरे और 100% MSW कचरे, गीले और सूखे को सफलतापूर्वक निपटान, वही मतलब लैंडफिल कर देना, कचरे का सफलतापूर्वक निपटान कर देना जो है इसका बेसिकली मतलब है। इस श्रेणी में इसको जो है पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं, अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज आंटी बन गई हैं, भारतीय महिला बन गई हैं? तो कौन है? ज्योति रात्रे, है ना। रात में भी दीदी काम कर रही है, ज्योति रात्रे ये बनी है। देख लीजिए, ये हैं 55 साल या 54 साल की ये हैं, 55 की है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे भारतीय उम्रदराज महिला बन गई हैं। 55 साल की दीदी अगर उस पर चढ़ रही है, बड़ी बात है। 55 साल की हैं और जो है ये उनका दूसरा प्रयास था। सारी विश्व की जो ऊंची चोटियां हैं दीदी सब पे चढ़ ली है। पता नहीं क्या मतलब, इसमें भी ठीक है, सबके अपने अपने आनंद है। ज्योति रात्रे MP की एक उद्यमी है, 5 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुकी हैं। इन चोटियों में आइलैंड पीक, एल्ब्रूस, किलिमंजारो, माउंट एकांकगुआ और केजियास्को शामिल है। उनका लक्ष्य अंटार्कटिक में माउंट विंसन और उत्तरी अमेरिका की डेनाली, जिसे माउंट मैकिनले भी कहा जाता है, पर चढ़ाई करना और है। सब पे चढ़ाई कर देगी दीदी, ठीक है। चलो खैर, तो ज्योति रात्रे का नाम, इनका नाम आप याद रखोगे, भारत की सबसे उम्रदराज, क्योंकि भाई देखो उम्रदराज बनी है, बड़ों का सम्मान है और महिला भी है, तो महिलाओं का तो सम्मान मास्टर आपका विशेष करता है, आपको पता ही है। चलो, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। सही, एक निजी संगठन पिचबुक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ शहरों की वैश्विक रैंकिंग जारी की है, कर दी होगी। चलो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहरों में बेंगलुरु को 32वां स्थान है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो ये तो ठीक है। ये निजी संगठन पिचबुक ने, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ठीक है। और लेकिन ये फैक्ट आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तीसरा वाला, इसमें ये याद रखना। इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि बेंगलुरु को नहीं मिला है 32वां स्थान। किसको मिला है अभी देख लेते हैं।
है ना 2024 जारी की विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 में 34वें स्थान पर तो बेंगलुरु है, 32वें नंबर पर मुंबई है। लेकिन याद रखना भारत इस समय स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन अभी भी है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के वाणिज्य और उद्योग डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के रूप में माना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी किसी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है। यह आपसे अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है। मैं होऊंगा अगर एग्जाम बना रहा हूंगा तो यह सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। कारण उसका यह है स्टार्टअप इतना चर्चा में रहता है तो हमें यह पूछना चाहिए। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो 3 फैक्ट स्टार्टअप से महत्वपूर्ण है। क्या? भारत तीसरे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप को स्टार्टअप कौन बोलता है? डीपीआईआईटी बोलता है। और $1 बिलियन अगर आपके पास हो जाएगा वैल्यूएशन तो आपका यूनिकॉर्न कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कूट चुनिए। हीट इंडेक्स महत्वपूर्ण है भाई, नया आइटम बन रहा है। हीट इंडेक्स महत्वपूर्ण है। हीट इंडेक्स को भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने लॉन्च किया है। बिल्कुल ठीक है, आपसे पेपर में यही धर के पूछ लेगा हीट इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है, किसको इतनी हीट हो गई कि हीट इंडेक्स लॉन्च कर दी। बोले कोई बात नहीं, हीट इंडेक्स लॉन्च हुई है। हीट इंडेक्स के लिए कलर कोड का उपयोग किया गया है। 4 कलर कोड किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में दिल्ली में हीट इंडेक्स 50 डिग्री तक पहुंच गया था। यही हाहाकार का मैटर था। दीदी चिल्लाने लग गई कि हाय गर्मी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। ये देखो, पहली बार किसी भैया का गमछा ढके हुए फोटो हम तो अखबार में देख रहे हैं। देख लो, आईएमडी इन एडिशन टू गिविंग आउट द डेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स विल सून इशू ए हीट इंडेक्स रीडिंग, न्यू टूल फॉर एमईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या है? ग्रीन कलर अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कतई रिस्क नहीं लेने का। येलो कलर आ रहा है तो भैया तैयार हो जाओ, बी अवेयर ऑफ हाई हीट। ऑरेंज कलर आ रहा है तो बी प्रिपेयर टू टेक मतलब प्रिकॉशन आप लेने लग जाओ। और रेड अलर्ट है तो बी वाइब्रेंट, मतलब एकदम जो है तैयार हो जाओ, खतरनाक आइटम है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान ये सवाल धर के पूछेगा पेपर में, मैं लिख के दे रहा हूं। किसने लॉन्च किया है हीट इंडेक्स? ये ठीक है। हीट इंडेक्स को आवासीय अनुभूति तापमान कहा जाता है। यह तापमान आर्द्रता के बारे में जानकारी, कितना कष्टप्रद है। 4 कलर है। हरा अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, मौज लो। पीला अगर 35 से 36 से 45 हो दिक्कत। नारंगी अगर 46 से 55 हो तो और ज्यादा, और 55 के ऊपर चला गया तो लाल निशान वाला मामला है। चलिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय संघ अंतरिक्ष परिषद ने फ्रांस में आयोजित 11वीं बैठक में 12 देशों और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिज चार्टर जेडबीसी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए विश्व का अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य 2030 तक अंतरिक्ष में डेब्रिज न्यूट्रल स्थिति करना है। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है समझ लो। जैसे आपकी कंपनी ये रॉकेट भेज रही है, ऐसे ही तो रॉकेट होता है, ऐसे करके 2 उसके साथ ये ढप्पू यहाँ पे लगे रहते हैं, है ना, एक आध ढप्पू और जुड़ा रहता है, और भाई नीचे मार आग देता हुआ रॉकेट निकलता है। उपग्रह कहाँ होता है? इस ऊपर वाली जो वो है ना आइटम, इसी में उपग्रह होता है। ये सब तो क्या है? ये सब खच्चर हैं। इसे ले जाने के लिए फ्यूल है, जैसे आपको ले जाने के लिए फ्यूल होता है, इसे ले जाने के लिए फ्यूल है। ये सब क्या होते रहते हैं? फ्यूल यूज होता रहता है। ये भाई साहब मस्त बोले डीजे डांस करेंगे, ये वहीं आसमान में अपने आराम से घूमते रहते हैं। ओहो, आजकल पांव जमीन पे नहीं रहते मेरे, वो वाला सिस्टम हो जाता है। ये अपने आराम से जो है घूमते रहते हैं। ये सब जो घूम तो रहे हैं, लेकिन सुसरे वहां अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा कर दिया। आने वाला समय ऐसा होगा कि कचरा ही कचरा, इधर भी कूड़ा है उधर भी कूड़ा है, जहां नहीं है वहां कल हो जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए इस अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए ये योजना विभिन्न देशों ने इस पर सोचना शुरू किया है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना ने की फ्रांस में आयोजित बैठक में जो है 12 देशों के साथ इस पर चर्चा हुई है, और ये जो है डेब्रिज न्यूट्रल करने की बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ये याद रखना, 2030 तक कौन शुरुआत कर रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए देख लेते हैं क्या है। इन्होंने जो है 12 देशों और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो कार्बन डेब्रिज इस पर जो है बात की है। इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 12 देश ये हैं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। ये याद रखना कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है, 2030 तक की बात कर रही है। अंतरिक्ष मलबा क्या है? पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले मानव निर्मित सभी अनुपयोगी ऑब्जेक्ट हैं, है ना। आपको भी मैं इतनी जोर से फेंकूं कि आप पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाओ अंतरिक्ष में और वहां टहलने लग जाओ तो आप भी कचरा हो जाओगे। ठीक है,
अंतरिक्ष के लिए। विश्व युवा चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? पहली है इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कौन है? ये है प्रीति स्मिता भोई। ठीक है, ये दीदी है प्रीति स्मिता भोई, बहुत यंग है। प्रीति स्मिता भोई क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है, मतलब भार उठाने वाली। उन्होंने लीमा में आयोजित, पेरू में आयोजित युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग, मतलब दीदी की वेट जो है 40 किलोग्राम के अंडर है। और कितना उठाया? 76 किलो उठा लिया। 5 साल पहले 75 किलो के विश्व रिकॉर्ड से 1 किलोग्राम ज्यादा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दीदी ने। ज्योत्सना सरवर ने 125 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता। पायल ने 147 किलोग्राम के रजत पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक ने 3 कांस्य और ये सब जीते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारोत्तोलक का कहीं सवाल आ जाए तो प्रीति स्मिता भोई का नाम याद रखना। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में सीधे टपक सकने योग्य। हाल ही में खबरों में रहा पिग बुचरिंग किससे संबंधित है? पिग बुचरिंग क्या है? जैसे तुम्हारे आजकल जो ऐप तुम्हें फोन में दिखते हैं, अच्छा 5 रुपए डाले सर शाम तक 9.5 हो गए, ओहो डबल सर 1 लाख डालूंगा 2 लाख हो जाएंगे। अच्छा तो वो तुम्हें 5 के 11 दे देगा, 10 के 21 दे देगा, 30 के 40 दे देगा, 70 दे देगा। लेकिन जैसे ही तुम लालच डालोगे, रील आती है ना, एक गलती से केला गिर गया, 2 केले बाहर आ गए, 4 बोतल गिर गई फिर बाहर आ गई, वहां सब अपनी टी शर्ट उतार के सब अंदर रह दी, शटर गिर गया छटाक। ऐसा ही ये पिग बुचरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी स्कैम है ना। ऑप्शन नंबर बी, पिग बुचरिंग है क्या? समझ लो ये क्या है? पिग बुचरिंग स्कैम नामक एक नए प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही है क्या? इसे शाह झू पेन स्कैम के रूप में भी जाना जाता है। स्कैमर ऑनलाइन एप्स के माध्यम से बार बार पैसे चुराने के लिए पीड़ित को विश्वास में लेकर लंबी अवधि में उसके साथ स्कैम करता है। स्कैमर पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए मनाने से पहले विश्वास बनाने हेतु उन्हें डिजिटल रिलेशंस में फंसाते हैं। इस स्कैम में पहले व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाता है, फिर उसके साथ धोखाधड़ी की जाती है। दरअसल सुअरों के मांस के लिए काटे जाने से पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इसीलिए इसे पिच बुचरिंग स्कैम में भी कुछ ऐसा होता है, इसलिए उसे धोखाधड़ी को पिग बुचरिंग स्कैम का नाम दिया गया है। तो आप में से कौन ऐसा पिग हो सकता है जो इस बुचरिंग का शिकार हुआ हो? चलो, ये इसको पूरा दिया गया है। चलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों की घोषणा की है। भाई साहब अब आरटीओ के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है ना। भाई साहब लाइसेंस बनवा देंगे, 4000 रुपए लगेंगे, 5000 रुपए पैसे तो लगेंगे, लेकिन अब आरटीओ ऑफिस में नहीं जाना है। क्या मैटर है? इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नए लाइसेंस 1 जून से लागू हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। ड्राइविंग टेस्ट मान्यता निजी ड्राइविंग स्कूलों द्वारा, अब जैसे गाड़ी चलाना सीखें तो वो गाड़ी चलाना सिखाने के साथ साथ आपको जो है वो भी दे देंगे हाथ क्या टेक के भैया इन्होंने हमारे पास गाड़ी सीखी है। उनको हालांकि उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको वहां जाकर टेस्ट नहीं देना है। आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में भी ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। फायदा क्या? फिर वहां नहीं देना है, पहले ही आप तैयार होकर जाओ, पूरे कागज, हालांकि सब काम वैसे ही होंगे है ना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ये जो है अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं लगाना होगा आरटीओ का चक्कर। 1 जून, फिल्मी डायलॉग है, फिल्मी बातें ऐसी सही लगती हैं। चलो, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों की घोषणा की है। नए ड्राइविंग नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियम सरल हो जाएंगे, इजी टू यूज हो जाएगा साहब, है ना। ये बड़ा बदलाव यह है कि अब आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट की आयोजन नहीं होगी, वहीं स्कूल से ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। निम्नलिखित कथनों में से सही कूट चुनिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य ट्रांसमिशन कंपनियां द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सबसे ज्यादा कटिया कनेक्शन काटे, सबसे ज्यादा जोड़े किसने? उत्तर प्रदेश ने। वाह वाह वाह, ठीक है। चलो, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। यह भी बात सही है, बिल्कुल ठीक है, पेपर की दृष्टि से कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको स्पीड में स्कप करते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कूट चुनिए। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX पोर्टल नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। यह नया पोर्टल लगभग 100 बीमा कंपनियों के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में काम करेगा। है क्या कि
डिटेलिंग में समझ लो। सरकार अगले 2 से 3 महीने में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, एक पूरा जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, सारे स्टॉक वहीं रजिस्टर डी रजिस्टर होते हैं, वहीं से खरीद फरोख्त होता है, वैसे ही इसका काम होने जा रहा है कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह नया पोर्टल लगभग 50 बीमा कंपनियों को एक ही छत के नीचे है, मतलब जाओगे भैया कौन एक ही प्रोग्राम पे जाओ, 50 बीमा कंपनियों का वही आइटम मिल जाएगा। यह एक सामान्य डेटा प्रारूप का उपयोग करेगा जिसमें विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी, आप दे दोगे, फिर उसके हिसाब से आपको बीमा बता दिया जाएगा, राम सिंह इतने का दे रहे हैं, श्याम सिंह इतने का दे रहे हैं, फलाने सिंह इतने का दे रहे हैं, ऐसे। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व प्राधिकरण और डिस्चार्ज अनुमोदन समय को कम करना, भविष्य में बीमा प्रीमियम को भी कम करना है। वर्तमान में अस्पताल बीमा दावों को संसाधित करने के लिए विभिन्न निजी पोर्टलों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से के रूप में एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, 3 महीने नेशनल हेल्थ क्लेम को, है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आयुष्मान भारत के रूप में लॉन्च किया गया है, ना कि नेशनल हेल्थ मिशन के। इसको याद रखना, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ रहा है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, ना कि किसी और योजना के अंतर्गत, गलत हो जाएगा। और 50 इसमें जो है बीमा कंपनियों के लिए, ना कि 100 के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में परीक्षा में छप सकने योग्य सवाल ये बन सकता है। फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बन गई हैं आपकी अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता ये हैं, इनकी पिक्चर है द शेमलेस, ठीक है। फ्रांस के कांस में बड़ा फिल्म महोत्सव होता है, चल रहे 77वें पेपर में पूछा जाएगा कांस कौन जीता, तो आप याद रखोगे गुप्तानी जीत गई जी, अनुसुईया सेन गुप्ता। याद रखोगे कांस, उसमें भी है, इसमें भी सेन है और गुप्तानी है, तो ऐसे करके याद रख लेना, याद रह जाएगा, छप सकता है पेपर में सवाल। दीदी देख लो आप, है ना। चलो, इतिहास रचते हुए फ्रांस के 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय ही बन गई पहली महिला, क्या सबसे पहले किसी को मिला है। उनकी फिल्म कौन सी है? द शेमलेस में अपनी सम्मोहक भूमिका के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जिसे बुल्गारियाई निर्देशक कांस्टेंट बोनाजोव ने लिखा और निर्देशित किया था। अनुसुईया को फिल्म में रेणुका की भूमिका के लिए अनसर्टेन सिगार में ट्रॉफी जीती है, और ये सब तमाम बातें इसमें दी है। चलिए, खबरों में रही पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका प्यारा भारत का प्रायद्वीपीय खंड, है ना। ये रहा केरल, और यहां बहती है पेरियार नदी, है ना, और गिर जाती है इधर किसमें? अरब सागर में। पेरियार नदी पर ही इडुक्की डैम है ना। इडुक्की डैम भी पेरियार नदी में बना हुआ है, तो कहां बहती है? केरल। ये देख लो पेरियार रिवर, ये केरला की सीमा आ रही है इधर। ये इस पे इडुक्की रिजर्वॉयर है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, मल्लू पेरियार डैम है, सूर्यलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इस पे 4 मेन चीज हैं, ये पेरियार नदी पर बनी हुई। केरल के एर्नाकुलम जिले के एल्लूर अडियार औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले संदिग्ध अपशिष्ट के कारण पेरियार नदी दूषित हो रही है, इसलिए पेरियार नदी जो है भारी मछली उसमें भी मर गई, इसलिए पेरियार नदी चर्चा में है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से निकलती है और फिर उत्तर दिशा में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पेरियार झील में गिरती है ना। चलो, इस राज्य में एक विशाल आर्थिक योगदान के कारण केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इडुक्की बांध केरल की सबसे बड़ी बांध परियोजना इसी पर है। सहायक नदियां इसकी ये हैं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 30% अधिक लाभांश मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बैंक होता है? ऐसा बैंक जिसमें मोर देन 50% की पार्टनरशिप किसकी हो? गवर्नमेंट की हो, उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। तो सरकार को 30% अधिक लाभांश मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक लाभांश प्रदान करने वाले शीर्ष 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहां से आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वो वही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ साल दर साल की लगभग 37% बढ़ गया है। जब लाभ 37% बढ़ गया तो सरकार को 30% प्लस प्रॉफिट तो मिलना ही है। उसी प्रॉफिट की ये बात हो रही है कि सरकार को 30% प्लस प्रॉफिट इसमें मिलेगा। चलिए, वित्त वर्ष 2024 में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 30% अधिक लाभांश मिलेगा। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लगभग 30% अधिक लाभांश मिलेगा। वही बात रिपीटेशन के साथ है। अगला सवाल देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या है? ऐसे बैंक होते हैं सरकार की हिस्सेदारी मोर देन 50% हो। मैंने आपको ये बात बताई दी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी वित्तीय निर्देश सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। सरकार ही बताती है कि उनको क्या करना है। चलिए, यह बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं। अब जैसे एसबीआई है, ये सब शेयर बाजार में लिस्टेड बैंक हैं। अभी तक भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। चलिए अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FSSAI ने जो FSSAI जिसको बोलते हैं, ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, ये प्रश्न आपसे अलग से भी देखो, प्रश्नों की विविधता समझो, प्रश्नों का कॉन्सेप्ट को आप समझो। प्रश्न ऐसे डिजाइन करे जा रहे हैं आपके लिए जो अलग से भी पृथक पृथक आपसे सवाल पूछे। सिंपल सवाल पूछा जा सकता है, आम का सीजन चल रहा है ना, एग्जामिनर आम मनपसंद खाने वाला हुआ, बोले कच्चे आमों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड का, एथिलीन का, उससे गैस निकलती है उसका। ठीक है, चेतावनी जारी की है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग, बिल्कुल ठीक है। आम पकाने के लिए, आम जैसे फलों को पकाने के लिए क्या होता है? एसिटिलीन गैस छोड़ता है। देखा है ना, इसमें अखबार में बंद करके रख देते हैं। इससे चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निकलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा पर छाले जैसे काम हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तीनों बात सही है। आंसर नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड वो चीज होती है जिससे पकते हैं, और एसिटिलीन वो गैस होती है जो कैल्शियम कार्बाइड छोड़ता है, जिसकी वजह से जल्दी पक जाता है। तो चेतावनी जारी की है ना। यही सब बातें इसमें है। एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन, ये दो फैक्ट आप इसमें याद रखोगे। आगे देखते हैं, रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बाइड का क्या है? CaCO2 है ना। इसे मसाला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खनन और धातु उद्योगों में भी, साथ एसिटिलीन गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। हाल ही में समाचारों में रहा स्पेकुलस 3b निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? जैसे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे। और पृथ्वी का भाई आ गया है क्या नया? स्पेकुलस 3b। ये क्या है? पृथ्वी का एक आकार का ग्रह है। पृथ्वी का थर्मोमीटर, मछली की प्रजाति पृथ्वी के आकार का ग्रह है। हमारे सौरमंडल के दूसरे सौरमंडल में मिल रहा है स्पेकुलस परियोजना के तहत खगोलविदों ने पृथ्वी के आकार का नया एक्सोप्लैनेट मतलब जो सौर मंडल के बाहर का प्लैनेट हो, एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। इसे स्पेकुलस 3b नाम दिया है। एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह होते हैं। अब आपसे यही पूछ ले, एक्सोप्लैनेट से आप क्या समझते हैं? तो हमारे सौर मंडल से बाहर के जो ग्रह हैं उनको एक्सोप्लैनेट बेसिकली बोलते हैं। ये सौर मंडल के सूर्य की बजाय किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं या फिर स्वच्छंद रूप से भी गतिमान हो सकते हैं। ये स्पेकुलस 3b क्या है? पृथ्वी के आकार का ग्रह है। यह अति शीतल लाल बामन तारे की परिक्रमा कर रहा है। रेड ड्वार्फ तारे जो होते हैं सबसे छोटे तारे हैं। सूर्य के द्रव्यमान में काफी, हमारे सूर्य के द्रव्यमान में काफी कम है। पृथ्वी से लगभग 55 प्रकाश वर्ष दूर है। कोई विशेष बात नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक सामान्य उम्र व्यक्ति के जीवन यापन करने की, जीवन जीने की। तो ये क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है शब्द। पुरुषों के लिए 5 साल और अधिक और महिलाओं के लिए 4 साल का अधिक होने का, इजाफा होने का अनुमान है। ये एक नई स्टडी आई है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। उन देशों में सुधार की सबसे अधिक होने की उम्मीद है जहां जीवन प्रत्याशा कम है, जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रत्याशा में समृद्ध वृद्धि में योगदान देगा। मतलब वहां ज्यादा जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी 2050 तक, जहां भी कम है। क्यों? क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहे हैं, वो कंट्री इवॉल्व हो रहे हैं, तो वहां की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। दोनों बात सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हमें क्या याद रखना है? द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार 2022 और 2050 के बीच दुनिया भर में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा में लगभग 5 साल और महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक सुधार होने का अनुमान है। 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 5 साल से अधिक और महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक सुधार होने का अनुमान है। तो ये याद रखना, जीवन प्रत्याशा याद रखना क्या होती है। चलिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर ये पढ़ रहा होगा, मतलब
कक्षा नहीं, अगर ये रिपोर्ट्स एग्जामिनर पढ़ रहा होगा तो जीवन प्रत्याशा से आपके लिए सवाल बना देगा। भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, 2011 की जनगणना के साथ जीवन प्रत्याशा कितनी है, इत्यादि इत्यादि। शिक्षकों के लिए अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पुरस्कार मिल जाएगा तो महत्वपूर्ण होगा। अभी इसकी दूसरी वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इस सवाल की। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार उच्च शिक्षा 2024 के लिए नामांकन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसका शुभारंभ उच्च शिक्षा विभाग के AICTE के साथ किया गया है। दोनों बिल्कुल सही हैं, है ना। महत्वपूर्ण कब हो जाएगा, जब पुरस्कार शिक्षक को मिल जाएगा। तो क्या है, ये है राष्ट्रीय पुरस्कार। 21 मई को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उच्च शिक्षा 2024 के लिए नामांकन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसका शुभारंभ उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय मूर्ति, AISRTC के अध्यक्ष TG सीताराम के साथ किया। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने भी नामांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह पुरस्कार तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुकरणीय शिक्षकों, संकाय सदस्यों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो आपको यह याद रखना, CTCE जो है इसको लॉन्च कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड 3 पास के देश हैं। महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हाल ही में इनमें से एक देश ने नाटो की भी सदस्यता ग्रहण की है। फिर भी ये एक फिलिस्तीन को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे रहे हैं। जो इजराइल फिलिस्तीन वाला संघर्ष है उसके चलते फिलिस्तीन को एक औपचारिक मान्यता देना द्विराज्य समाधान की दिशा में एक कदम है और इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों लोगों के लिए शांति सुनिश्चित होगी। यही एक मत पूरा विश्व इस पर सहमत है। ये होना चाहिए, परंतु कुछ शैतान शक्तियों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये देख लो, ये पहले जो है इजराइल था और कहां फिलिस्तीन था और धीरे धीरे क्या स्थिति हो गई है। ये वर्तमान स्थिति है जिसमें यहां से तो अब और भी लगभग गायब हो गया है फिलिस्तीन। ये गाजा पट्टी वाला जो है मामला बचा हुआ है। गाजा पट्टी में भी अभी आपने ऑल आइज ऑन रफा वाला जो वो है एक वो देखा होगा, ऑल आइज ऑन रफा, है ना। रफा जो इस गाजा पट्टी में भी दक्षिणी भाग है उसको रफा बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना, ये इसको जो है ध्यान रखना। इजराइल फिलिस्तीन वाला मैटर चर्चा में है। R21 मैट्रिक्स M के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, ये मलेरिया की नई वैक्सीन है R21 या मैट्रिक्स M। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और SSI ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त करने वाली मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। दोनों फैक्ट सही हैं। पहली कौन सी है, वीडियो टेलिंग में देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट SSI ने और अफ्रीका को R21 मलेरिया वैक्सीन निर्यात करनी शुरू कर दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और SSI यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर विकसित किया है। यह वैक्सीन नोवाक्स के एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तैयार की गई है। WHO से मंजूरी प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। हालांकि पहली वैक्सीन कौन सी है, RTS या ASO1 है। तो पहली वैक्सीन ये है, दूसरी वैक्सीन बन गई है। ये भी एज ए फैक्ट ध्यान रखना। यह वैक्सीन P. falciparum के खिलाफ अधिक प्रभावी है। गौरतलब है कि P. falciparum सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीका महाद्वीप में इसके सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मलेरिया एक घातक बीमारी है। बीमारी प्लाज्मोडियम जीनस एकल कोशिका वाले परजीवी के कारण होती है। तो मलेरिया किसके कारण हो रहा है, परजीवी के कारण। यह भी खूब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। फिलहाल मैट्रिक्स M नाम याद रखना, किसकी वैक्सीन है, मलेरिया की। चलिए, विश्व आर्थिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है ना के संदर्भ में अब ये देखो, पर्यटन विकास सूचकांक है, कौन जारी कर रहा है ये पता होना चाहिए। भारत विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और विश्व आर्थिक फोरम यानी जो आपका WEF है, विश्व इकोनॉमिक फोरम, उसकी बात चल रही है। 39 नंबर पे पहुंच गया है, बिल्कुल ठीक है। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, ये भी ठीक है। नॉर्मल बात है, भारत दक्षिण एशिया में भारत से आगे कोई जीत सकता है क्या, नॉर्मल बात है। तो वही हो गया। विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर है, ये भी बात सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। ये है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी कर रहा है। आपको क्या याद रखना है, यात्रा सूचकांक वर्ल्ड टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, ट्रेवल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी कर रहा है, WEF। भारत की रैंक कितनी है, 39। सबसे पहले नंबर पे कौन है, USA। आपको सिर्फ ये याद रखना है। बाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये देख लेते हैं। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक स्तर पर सभी को समान रूप से जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कॉमन बात है, इसमें कुछ गलत है क्या,
रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो गई, जल कम मिलेगा, शहरीकरण हो गया, जल का नुकसान होगा, जलवायु परिवर्तन हो रही, जल का नुकसान होगा, इसीलिए सबको जल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये तो सही है। अब जारी कौन कर रहा है ये देख लो, वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसने जारी की है, याद रखना विश्व बैंक जारी कर रहा है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, है ना, यह रिपोर्ट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ है, 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम के अवसर पर जारी हुई है। आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में वर्ल्ड वाटर फोरम कहां आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया के बाली में। विश्व बैंक ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट, क्योंकि नई तरीके की रिपोर्ट है, अपने आप में आपने नाम नहीं सुना है, एग्जामिनर परीक्षा में आपको हल्काने के लिए अड़काने के लिए दे सकता है। प्रमुख बिंदुओं पर नजर, 4 बातें कही गई हैं कि इत्यादि इत्यादि, इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है रिपोर्ट क्या कह रही है। भाई दूसरा फैक्टर तो नॉर्मल था कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है ना, इस सब के कारण जो जल की समस्या है वो बढ़ती जा रही है और वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पावर ग्रिड को तीसरी बार ATD बेस्ट पुरस्कार मिला है। आपसे पुरस्कार विशेष प्रिय हैं उत्तर प्रदेश PCS के। ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है, पावर ग्रिड को। क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसे प्रतिभा विकास के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 मिला है। दोनों कथन सही हैं, देख लीजिए। ये बेस्ट पुरस्कार ATD पावर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, पावर ग्रिड को मिला है। हाल ही में महारत्न कंपनी है ये, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, पावर ग्रिड को जो है ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित ATD बेस्ट पुरस्कार। तो भैया याद रखना, अलग सा नाम है, अजीब सा है, आप लोग छोड़ के चले जाओगे, पेपर आपको परेशान कर लेगा, है ना। इसे प्रतिभा विकास के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 मिला है। तीसरी बार है जब पावर ग्रिड को यह पुरस्कार मिला है। 2021 और 23 में भी ATD को ही मिला था, सॉरी पावर ग्रिड को ही मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 गंगा डॉल्फिन मौजूद हैं। वो यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल अभी इसको राज्य का जलीय जीव भी घोषित किया है। और अभी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने नई राजकीय जलीय जीव नीति घोषित की है और चंबल अभ्यारण्य को गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी घोषित किया है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की 2000 लगभग संख्या में मौजूद है, जो आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र ही उत्तर प्रदेश में विकसित है, तो यूपी में ही मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण डबल स्टार वाला सवाल है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वन्यजीव संस्थान का दावा, गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आगे को निकली हुई सी इनकी होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में मौजूद डॉल्फिन की संख्या से आधे से भी ज्यादा है। यूपी सरकार ने राज्य के लिए नई पर्यटन नीति लागू की है, घूमने फिरने वाली नीति, जिसमें चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया है। चंबल अभ्यारण्य को यह गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना न केवल इस प्रजाति के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि इससे इसकी आबादी भी बढ़ेगी। गंगा डॉल्फिन की आबादी को स्थिर करने और लुप्त प्राय डॉल्फिन की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4-5 सवाल और रह गए हैं। भारत से लौटे एक बच्चे में ऑस्ट्रेलिया में H5N1 वायरस अभी चर्चा में है। कहां मिला है, भारत का बच्चा है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, वहां मिला है। यह वायरस जलीय पक्षियों के स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू मुर्गी और अन्य पशु प्रजातियों से भी फैलते हैं। दोनों बात बिल्कुल सही है। H5N1 अभी वायरस का जो है नया चर्चा में है। वर्ल्ड फ्लू एवोल्यूशन ऑल यू नीड टू नो। ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला जो है पाया गया है ना। चलिए, भारत से लौटे एक बच्चे में ऑस्ट्रेलिया में H5N1 वायरस का पहला मामला पाया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू क्या होता है? यह बीमारी एक टाइप ए वायरस का उपप्रकार H5N1 और H9N2 संक्रमण के कारण होती है। यह वायरस जंगली पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। चलिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, वर्तमान में सेना अपनी भर्ती प्रक्रिया पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए अग्निपथ या अग्निवीर योजना पर एक आंतरिक सर्वेक्षण कर रही है। तो अग्निवीर योजना चर्चा में है। 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई थी। अग्निवीर योजना शुरू की गई है 2022 में, ना कि 2014 में। सत्य पूछा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है? केवल एक इसमें सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? 17 से 21 साल के लोग ही केवल इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 4 साल की सेवा ली जाएगी। उसके बाद जो है बढ़िया जो प्रदर्शन करेंगे उनको सेना में रखा जाएगा, बाकी को एक जो है राशि देकर घर पे भेज दिया जाएगा। चलिए, काफी इस पे बाल बवाल चल रहा है, तो ध्यान रखना सरकार जो है इसमें बदलाव का काम कर सकती है। इस समय जो है तमाम इस पर बवाल चल रहा है। 2022 में ये योजना शुरू की गई है। आपसे मैचिंग के माध्यम से, सिंपल सवाल के माध्यम से भी पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई के डेटा के अनुसार चिंताजनक स्थिति है ना, चिंताजनक स्थिति ये इस सवाल आपको बताता है भारत की। 2007 के बाद से सबसे कम एफडीआई इस वर्ष हो गया है। 2024 में भारत का एफडीआई, शुद्ध एफडीआई 62% तक घटा है। कैन यू इमेजिन? ज्यादा घटा है। यह 2007 के बाद सबसे कम शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। बिल्कुल ठीक है। एफडीआई होता क्या है? विदेशी पैसा भारत के अंदर आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, एफडीआई। ठीक है, तो घटा है और शुद्ध जो है निवेश है, दोनों बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी। आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि जो है 62% एफडीआई घट रहा है। शुद्ध जो है 2023 में $27.98 बिलियन से घटकर $10.58 बिलियन हो गया है। 2007 के बाद सबसे कम है, इत्यादि इत्यादि इसमें डिटेलिंग है। घुघुबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछा है कहां है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। तो घुघुबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपका पड़ता है घुघुबा वाला राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। तो घुघुबा नेशनल फॉसिल्स पार्क जीवाश्म लकड़ी, ध्यान रखना, जीवाश्म लकड़ी से बनी प्राग ऐतिहासिक कलाकृतियां बनी है। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक, दूसरा हम बोलते हैं ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, है ना, और तीसरा बोलते हैं ऐतिहासिक। तो जो प्राग ऐतिहासिक है, इसे याद रख लो, प्राग मतलब पुराना, जिसके विषय में कुछ नहीं प्राप्त है, खाली टूटे फूटे लकड़ी, कंकड़, पत्थर ये सब मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसा कालखंड का जो है साक्ष्य जिसमें लिपि भी मिली है, सब कुछ मिला है, पर लिपि पढ़ी जा नहीं सकी है, वो आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसा काल जो है लिपि सब पढ़ाना जानते हो, ऐतिहासिक। चलिए, तो कच्चे माल के रूप में जीवाश्म पेड़ के तनों का उपयोग का संकेत देती है ना। घुघुबा राष्ट्रीय पार्क डिंडोरी जिला एमपी में है। भूमध्य शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे और इत्यादि इत्यादि। तो आपको घुघुबा नेशनल ये याद रखना है कहां है। आज का अंतिम सवाल 36 सवाल है ना। हाल ही में एआई कृषि और एआई भूमि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है डीडी किसान चैनल द्वारा। क्या है? ये है डीडी किसान चैनल। डीडी, याद रखना, दूरदर्शन की लाइन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। ये भी आपसे कभी परीक्षा के माध्यम से पूछी जा सकती है। डीडी किसान को मिला एक नया स्वरूप। 26 मई से नए स्वरूप में अंदाज में दिखेगा डीडी किसान। एआई एंकर सरकारी क्षेत्र में प्रवेश। डीडी किसान को मिले 2 एआई एंकर, मतलब जैसे अंजना ओम कश्यप दीदी बोल रही है ना, मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही एआई एंकर खड़े होकर आपसे बात करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एआई कृषि और एआई भूमि। दूरदर्शन किसान डीडी किसान चैनल ने जल्द ही अल कृषि और अल भूमि नाम के 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए हैं। वे इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, 24 घंटे 365 दिन खबरें पढ़ सकते हैं। अल एंकर कृषि के बारे में आवश्यक जानकारी देगा, शोध, कृषि मंडियों, मौसम इत्यादि की खबरें बताएगा, 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बोल सकता है। डीडी किसान, इसकी स्थापना 2015 में भारत सरकार ने की है, अलग से मौसम, वैश्विक स्थानीय बाजारों में इत्यादि इत्यादि बताता है। तो इस हफ्ते का साप्ताहिक 40 आपको कैसा लगा? साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपको कैसा लग रहा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। आपके कमेंट हमें फ्यूल, उत्साह भरने का काम करते हैं, है ना। चलिए, और परीक्षा आपकी नजदीक है। अप्रैल से हमने ये सेशन शुरू किए हैं, इनको पूरे देख डालिए। आपका जो टफ वाला करंट अफेयर्स है वो मैं रेडी करा रहा हूं। एक पतली सी मंथली मैगजीन लेते चलो, पतली क्रॉनिकल या डिकोड एग्जाम वाली बुक, उसको पढ़ते चलो, और लास्ट में एक गाय दृष्टि वाली कोई भी मैगजीन या घटनाचार आपको इस बार मैं आपको करा दूंगा, आप चिंता न करें, ठीक है।
इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स का फुल पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगा। इसको करते रहिए, परीक्षा नजदीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाइए, मेहनत कीजिए। बिना रिवीजन के, बिना मेहनत के परीक्षा में सफलता मुश्किल होती है। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।